स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक मंडे के लिए हो जाइए तैयार। आशा थी कि वीकेंड में कुछ खराब नहीं होने के बाद शायद थोड़े संभले हुए संकेत आते हुए दिखेंगे, बट इस समय तो कोई राहत के संकेत नहीं। आइए समझते हैं बाजार के एक्शन को और कैसे करनी है आपको इस हफ्ते की तैयारी, आज की तैयारी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। लग रहा था थोड़ी राहत होगी, बट यहाँ पर तो कोई राहत के संकेत नहीं आते आजकल। तो मतलब हार्डली किसी मॉर्निंग में गुड बोलने का मन करता है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। बाकी तो आज भी हाल खराब है। थोड़ा लगा कि चलो अमेरिकी बाजार अच्छे रिकवर हो गए, बिल्कुल, लेकिन डाउ फ्यूचर्स उसकी भरपाई पूरी करते हुए दिख रहे हैं और तेज गिरावट है। आइए पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें दिखेगा एक्शन। अमेरिकी बाजारों में एसजीएक्स निफ्टी से कमजोर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। डबल सेंचुरी मारता हुआ एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है इस वक्त। और शुक्रवार को भी अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में गिरावट रही है। खासतौर से नैस्डैक ज़्यादा कमज़ोर रहा है। डाउ भले थोड़ा निचले से रिकवर होकर 100 ही पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन बाकी कमजोरी ज़्यादा रही है। बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आए और कुछ और रिजल्ट्स हैं जिन पर आज हमें एक्शन देखना है। और अब जिस तरह से आरबीआई ने अचानक से ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया, उसका असर आप साफ देख रहे हैं। होम लोन रेट्स एचडीएफसी के नेतृत्व में लगभग सारी एनबीएफसी और बैंक्स अब अपने ब्याज दरें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है आज का एक्शन शुरुआत करने के लिए। सर कुछ तो अच्छा हो शुरुआत करने के लिए, तो आपने होम लोन रेट्स भी बढ़ा दिए। ग्लोबल स्क्रीन लग रहा था फ्राइडे के एक्शन के बाद भी थोड़ा संभलेंगे, बट आज तो काफी खराब संकेत यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और कोई रिकवरी के आसार नहीं आए हैं जी। तो परेशानी बनी हुई है। बट सबसे बड़ी बात सर, मुझे याद है पिछले 10 दिन से आप कह रहे हैं 9 मई ये इंपॉर्टेंट डे होने वाला है बाजारों के लिए, और 9 मई आ चुका है और बाय कोइंसिडेंस 9 मई मंडे ही है। बताएं सर, 9 मई तो अब आ गया, कुछ अच्छा दिख रहा है आज के लिए या फिर? देखिए, आज के दिन की दो वजह से इंपॉर्टेंस थी। पहली वजह है कि एक हमारे अपने लिए एलआईसी के आईपीओ का रेस्पॉन्स, और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स में रूस के लिए आज विक्ट्री डे के तौर पर माना जाता है। तो पहले किसकी बात करनी वो बता दीजिए। पहले थोड़ा ग्लोबल समझ लेते हैं। ग्लोबल समझ लेते तो जहाँ तक सवाल है रशिया का, अगर आज कुछ एक्शन होना है, कुछ कहना है, अच्छा या खराब, तो वो एक अच्छा दिन हो सकता है जिस दिन पुतिन साहब कुछ ना कुछ बोलें। जाहिर सी बात है उनके लिए विक्ट्री डे है, तो वो मतलब विक्ट्री डे का मतलब ये मत समझिएगा कि वो यूक्रेन को जीत गए और उसकी घोषणा होने वाली है, ऐसा नहीं है। उनका ऐतिहासिक विजय दिवस है जो वो हर साल मनाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें 9 मई पर है कि रशिया में 9 मई को क्या कुछ बड़ा हो सकता है। वो बड़ा होने में पॉजिटिव साइड पर भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पर भी। नेगेटिव साइड पर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है आज के दिन पुतिन साहब ऑफिशियली युद्ध डिक्लेयर करें। अभी तक वो इसे युद्ध नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये युद्ध नहीं है। उनकी तरफ से उनका ऐसा मानना है। तो अगर वो ऑफिशियली युद्ध डिक्लेयर करते हैं या फिर न्यूक्लियर वॉर वाली सिचुएशन के बारे में फिर से चेताते हैं, डराते हैं या ऐसा करने का कोई इशारा करते हैं, तो वो बाजारों के लिए खराब होगा। दूसरी तरफ अगर वो कहें कि ठीक है लड़ लिए भाई, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अब कितना लड़ेंगे, चलिए आइए शांति करते, बातचीत करते, हमारा विजय दिवस है, इस पर हम बड़े दिन हम थोड़ा लचीलापन दिखाकर बातचीत करने के मूड में हम बन सकते हैं, तो वो भी बाजारों के लिए राहत की बात होगी। इन दोनों ही सिनेरियो में मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है? अगर दूसरा सिनेरियो हो जिसमें वो थोड़ा नरम रुख रखे, बातचीत के लिए प्रस्ताव रखे और बोले कि हम इस बड़े दिन में रूस और यूक्रेन दोनों की जनता को हम एक ये बड़ी राहत वाली बात देना चाहते हैं, तो बाजारों के लिए एक मूड सुधारने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर वो धमकी दे हम फुल फ्लेज अटैक करेंगे और अब मामला खत्म करने की तरफ हमें आगे बढ़ना है, बहुत हो गया 2 महीने से, तो फिर ऐसी सिचुएशन में दीप बाजारों का रिएक्शन थोड़ा खराब और हो सकता है। और तब आप फिर से 8 मार्च के जो लोज हैं बाजार के, उन लोज की तरफ जा सकते हैं। और 8 मार्च के लोज में आपको बता दूं, हमने निफ्टी पर 15,671 इंट्राडे में देखा था, 15,863 क्लोजिंग बेसिस पर देखा था। बैंक निफ्टी पर 33,000 के नीचे के लेवल थे जो 32,155 इंट्राडे में था, और 32,871, यानी कि ब्रॉडली आप फिर ऐसे में 15,600, 15,800 या 15,700, 15,900 की रेंज में जाकर वहाँ सपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। और निफ्टी पर आप 32,800, 33,000 की रेंज तक पहुँच सकते हैं। ये रिस्क आपके लिए खुल जाती है अगर कुछ खराब होता है तो। और वैसे भी आप देखिए ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स कोई आपको अच्छा संकेत दे नहीं है। अमेरिकी बाजार लगातार गिर रहे हैं, लेकिन जब एक तरफा गिरावट हो तब आपके उस गिरावट में बॉटम करना जल्दबाजी होगी, लेकिन जहां गिरावट रुकने का पहला संकेत आता है वो बड़ी खराब खबर पर आता है। यस, क्योंकि तेजी के बाजार में जब बड़ा टॉप बनने का या पहले जहां ऊपर जाकर रुकना चाहिए वो संकेत किसी बड़ी खबर पर आता है, जब सबको लेना होता है।
मंदी के मार्केट में जब सबको बेचना होता है तब आपको वहां पर बड़ा सपोर्ट मिलता है, और वो तब हो सकता है अमेरिका ऑलरेडी कमजोर है, काफी हद तक कुछ प्राइस इन है, फिर अगर ऐसे में रशिया की तरफ से खराब संकेत आए तो फिर वो आपको लगभग 15,600-800 जहां हम पहले पहुंचे थे 8 मार्च को बैंक निफ्टी पर 33,000 के नीचे, वहां पर जाकर हम उन लोस को टेस्ट करके रुकने की कोशिश करेंगे। ये एक आइडियल सिनेरियो डेटा के लिहाज से, डेटा और न्यूज दोनों को साथ में मिलाकर देखें तो ऐसा हो सकता है। तो ग्लोबली मुझे लगता है क्योंकि आज 9 मई है, 9 मई तक नजर है, सवाल आज आपने पूछ लिया, मुझे लगा कल पूछेंगे, कल तो रिव्यू करेंगे, कल रिव्यू करेंगे, रिव्यू ले लिया। हाँ, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट के लिहाज से ये दिन इंपॉर्टेंट है। अगर इस इवेंट को हटाकर देखें तो बाकी अमेरिकी बाजारों का हाल बड़ा बुरा है। किसी भी तरह से LIC को हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अमेरिकी बाजार कोई रिकवरी के मूड में है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये दीप कि अमेरिकी बाजार, देखिए बाजार 2 वजह से घटते बढ़ते हैं। एक तो कोई खबर हो, और जिस खबर के दम पर एक्शन दिखे तो हमें पता है कि भाई बाकी सब ठीक चल रहा, कुछ बदला नहीं है, लेकिन खबर ही ऐसी, क्या करें, है ना, कि ये तो न्यूज आ गई, जैसे कि गवर्नर साहब आकर ब्याज दरें बढ़ा गए, तो उसमें कोई क्या कर सकता है, तो खबर ही ऐसी, उस पर गिरना है। लेकिन बिना खबर के जब बाजार गिरते हैं तो वो थोड़ी चिंता ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि किसी का तो ऐसा व्यू है जो न्यूज पर नहीं है, करेक्ट, प्योरली फंडामेंटल्स पर है, प्योरली वैल्यूएशंस पर है, या प्योरली फ्यूचर को देखकर कोई ऐसा व्यू ले रहा है। सो अमेरिकी बाजारों में पिछले 2-3 दिनों से जो कमजोरी है वो कोई न्यूज पर नहीं है, और न्यूज पर कमजोरी नहीं होना ज्यादा चिंता की बात है। एग्जैक्टली, है ना, न्यूज पर गिर जाए समझ में आता है कि चलो फेड ने गिरा दिया, चलो RBI ने गिरा दिया, कुछ भी हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन बिना न्यूज के आप गिर रहे हैं, और अच्छे खासे गिर रहे हैं, इसका मतलब है कोई तो फंड मैनेजर, कोई तो इन्वेस्टर ऐसा है जो ये व्यू स्ट्रांग लेकर बैठा है कि नहीं, मार्केट में तेजी नहीं है, राइट। सो वो मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि न्यूज का असर लिमिटेड होता है। होता है ना कि आपका कोई प्रिय आपको छोड़ जाए, कुछ हो जाए, तब भी आपको थोड़े दिनों बाद वो झटका आपका जो लगता है आप उससे उबर जाते हैं। वो कहते हैं समय है ना जो सबसे बड़ी दवा है, बुरी से बुरी चीजों को भुला देती है, राइट। तो ऐसे में अगर आप किसी खराब न्यूज से गिरे तो थोड़े टाइम बाद उसको भूल जाते हैं, चलो हो गया, खत्म करो बात, आगे अब नेक्स्ट न्यूज क्या है। लेकिन जब आप बिना वजह गिर रहे हैं तो ये थोड़ी चिंता की बात है। और इसका मतलब ये कि अमेरिका की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को लेकर, वहाँ की महंगाई और ब्याज दरों को लेकर, और वहाँ की कमाई, कंपनियों की कमाई को लेकर बाजारों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो ये एक चिंता की बात जरूर है इस वक्त, चिंता की बात बनी हुई। ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि 9 मई के हिसाब से जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस पर भी एक बार बात कर लेते, फिर हमारे बाजार का सेटअप समझेंगे सर। LIC IPO अब तक तो सब्सक्रिप्शन अच्छा है, हालांकि QIB पोर्शन अभी भी पूरा भरना बाकी है, बट आई थिंक आखिरी दिन थोड़ा एक्शन वहां पर बढ़ेगा। कैसे देखें इसे सर? दीपा, दोनों ट्रिगर से, एक ग्लोबल दूसरा लोकल। लोकल ट्रिगर में हमारी तरफ कोई समस्या नहीं, बेसिकली हमारी प्रॉब्लम लोकल वाली है ही नहीं। बड़ी समस्या हमारी ग्लोबली है, इम्पोर्टेड ही है। और जो लोकल में छोटी मोटी समस्या कंपनियों के नतीजे में आ रही वो भी इम्पोर्टेड है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट, ग्लोबल कमोडिटी के दाम जो बढ़ रहे हैं, उस वजह से हमारे मार्जिन कम हो रहे हैं कंपनियों के। अदरवाइज हमारी कंपनियों की टॉप लाइन आप देखिए फर्स्ट क्लास है, मुनाफे में भी कंपनियां हैं, डेट रिडक्शन कर रही है, बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, अपने दम पर सब ठीक है। लेकिन अगर दुनिया भर में ही कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे और उसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्जिन पर असर आना ही है। तो ये प्रॉब्लम जो कंपनी स्पेसिफिक है वो भी ग्लोबल है। लोकल जो एक इश्यू था हमारे लिए कि 9 मई की डेट का, कि 9 मई को LIC का IPO बंद होने वाला है, ये भी हमने बहुत आसानी से पार किया है। LIC के IPO को जो रेस्पॉन्स आया वो जबरदस्त है। जिस IPO को लेकर लोग हमेशा चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, LIC के IPO का तो मार्केट का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और थैंक गॉड कि मार्केट अगर गिरा तो LIC की वजह से नहीं गिरा, ग्लोबली खराब है। Correct, और इस खराब ग्लोबल माहौल में अगर LIC का IPO ऑलरेडी 2 गुना बढ़ चुका है, तो ये अपने आप में इस बात की ओर दिखाता है कि जब आप इशू की साइज मार्केट मूड के हिसाब से कम कर लें, प्रॉपर डिस्काउंट दें और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, तो फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आता है। और ये सही रेस्पॉन्स है इन्वेस्टर्स की तरफ से, और आज आखिरी दिन है, आई एम श्योर और रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। सो LIC के IPO को लेकर बाजार को जो दिक्कत होनी थी वो बिल्कुल भी नहीं। 50 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है, अब तक की हाईएस्ट है। पुराना रिकॉर्ड 48 लाख एप्लीकेशन का है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन अब तक का हाईएस्ट आई है। कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि पुराने बड़ी साइज के IPO आए हैं, उन IPO का हाल क्या रहा है, ठीक है, या उन IPO के बाद क्या बाजार खराब हुआ है। देखिए, वो आप हिस्ट्री के हिसाब से निकालना चाहें, जो कोरिलेशन जो निकालना चाहें निकालें, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि पुराने कुछ IPO में इस IPO में बड़ा फर्क है। ये LIC है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, पेपर पर नहीं है, हकीकत में है। बिल्कुल, जो प्रॉफिट है, और कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड साल 2 साल का नहीं है, 2-5, किसी आप पेटीएम से कंपेयर करें,
कितना पुराना है पेटीएम, किसी रिलायंस पावर से कंपेयर करें, कहाँ रिलायंस पावर के उस समय प्लांट्स हैं, वो सारी फ्यूचर अर्निंग्स पर आप देख रहे थे। लेकिन LIC सालों से, सदियों से। सो आई थिंक दोनों को कंपेयर करना, एक ही चीज कहूंगा दीप, वो ये कि कुछ कुछ चीजों में जिंदगी में थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रहना चाहिए। मतलब आप मुझे बताओ, क्या हम ये प्लानिंग करते हैं कि कल हम नहीं रहेंगे? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट में हर वक्त यही प्लानिंग, क्योंकि 5 दिन बाद ही मुझे बेचना है। करेक्ट। तो जो लोग एकदम शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या, कल को सपोज आज आपने LIC का IPO लगाया, रात को पुतिन साहब ने बोल दिया मैं तो न्यूक्लियर वॉर करूंगा, फिर क्या करोगे? फिर आप LIC को दोष मत दीजिए। करेक्ट, उनकी गलती थोड़ी ना है ना। सो आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ पैसा लगाइए और जरूर लगाइए। अगर शॉर्ट टर्म विजन है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की रिस्क क्या होती है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई लिस्टिंग नीचे होगी, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट का क्वेश्चन है आपके लिए, 45 से 60 रुपए का क्वेश्चन तो वैसे भी है, करेक्ट। सो फिर भी एकदम शॉर्ट टर्म मार्केट वाली जो रिस्क है वो आप हमेशा लेकर चलते हैं। मेरा ये समझना है ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, डन सर। लेके छोड़ दीजिए। और कितना 15,000 के एक लोट है, 1-2 लोट अगर अच्छी क्वालिटी का शेयर कर लेके छोड़ देंगे, और अगर आपको FD जैसा रिटर्न मिल जाए, FD से बढ़िया मिल जाए, डबल मिल जाए, तो क्या तकलीफ है? तो लॉन्ग टर्म में तो LIC आपको पैसा बना के देगा ही देगा, कोई डाउट ही नहीं है। समझ गए सर, ठीक है। तो चलिए, LIC पर तो कोई आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं है। आज की एक लिस्टिंग भी होने वाली, थोड़ी देर में अनिल जी से उस पर भी राय लेंगे। बट सर, आज का सेटअप समझे उससे पहले एक चीज जो एक सपोर्ट तोड़ा, फिर दूसरा तोड़ा, अब जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, ट्रेंड तो नेगेटिव हो गया, बट जो आपने टच भी किया था, क्या वापस उन लेवल्स की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं बाजार? क्या अभी संकेत क्लियर है? लग रहा है हाँ, करते हुए दिख रहे हैं। दीप, 2 चीजें, या तो मार्केट को रुकना है तो 16,100 के आसपास कहीं रुक जाए, 16,100 के आसपास, और एक बार अगर झटका लगाए तो फिर वो 8 मार्च के जो लोज हैं वहां तक जा सकते हैं। वहां से हम देखेंगे हमें क्या करना है। 8 मार्च का लो इंट्राडे में 15,671 का था, क्लोजिंग 15,863 की थी, तो 15,700 15,900 की रेंज ब्रॉडली मान लें, वहां तक की जगह खुलती है अगर हम 16,100 के नीचे जाते हैं तो। बैंक निफ्टी में भी 33,000 के थोड़ा नीचे फिसले थे, 32,155 इंट्राडे लो था और 32,871 क्लोजिंग लो था, तो लगभग वहां पर आप जा सकते हैं। तो अब इसमें 2 चीज है जी, समझना आपको ये कि यहाँ से, क्योंकि अब है ना, इतनी गिरावट के बाद एक सवाल बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में आता है, ठीक है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप कोई भी डिसीजन लें गलत पड़ेंगे। बाय करें नीचे जाएगा, सेल करें थोड़ा सा नीचे जाकर ऊपर आ जाएगा, आप वापस ले नहीं पाएंगे, होल्ड करें तो भी आपको नीचे के भाव देखने पड़ेंगे। सो तीनों ही केस में आपको परेशान होना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे शूरवीर जो कोशिश करते कि अब हम ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ बेच देते हैं, 200 पॉइंट तो नीचे खुलेगा, वैसे 250 पॉइंट वहाँ आप बेचेंगे, फिर बेच के हम ऐसा करेंगे 200-300 पॉइंट गिरेगा तो फिर से ले लेंगे। अगर इतनी ही टाइमिंग करने की स्किल्स अपने पास में होती, इतनी मास्टरी होती, तो अब तक क्यों इंतजार कर रहे होते? करेक्ट है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि 17,400 से 16,400 2 दिन में आ गया जी, टाइम दे के आया जी। सो इस तरह के, हाँ, इस तरह की गलती करने की कोशिश ना करें। और ये तभी, ये राय उन्हीं लोगों के लिए जो 15,500 15,700 800 देख सकते हैं, वहां पर आपको मार्क टू मार्केट लॉस भरने के लिए आप वहां तक आपको पोजीशन होल्ड करने में दिक्कत ना है। आपके पास जो स्टॉक है पोर्टफोलियो में 30 से 40% आराम से वो नीचे है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 10 से 15% का और करेक्शन आए, संभव है। लेकिन अब आपने जब 30 से 40% छोड़ दिया तो 10 से 15% के लिए टाइम करने की कोशिश ना करें। सिमिलरली अगर आपने 1000 पॉइंट छोड़ दिया तो 500 पॉइंट के लिए टाइम करने की कोशिश न करें। लेकिन कंडीशन एक ही है इसमें कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और आपका मार्क टू मार्केट लॉस वहन करने की क्षमता नहीं है तो फिर कर लेना चाहिए। डिसिप्लिन तो अपनी जगह है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे हैं और आपको लगता है मैं 500 पॉइंट रुक सकता हूं, पैसे हैं मेरे पास, तो फिर ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। करेक्ट, दोनों में फर्क है। तो अगर आपकी ताकत है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए, रखना है तो बिना हेजिंग के मत रखिए। शुक्रवार को भी हम यही कह के गए थे 16,200 का पुट आपके हाथ में होना चाहिए। करेक्ट। आज देखो 16,200 पे 200 पॉइंट नीचे खुला। अगर आपके पास पुट है, देखो इंश्योरेंस आप लेते हैं सेफ्टी के लिए, अगर किसी की जान चली जाए तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, जान वापस नहीं आएगी। करेक्ट। सेम अगर आप पुट लेते तो आपको नुकसान तो होगा, कम होगा, बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। राइट, छोटे में काम चल जाएगा। सो इसलिए हेजिंग इस मार्केट में मस्ट है। ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रखे उतनी ठीक है, बाकी तो ठीक है। अब गैप से खुलने के बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो तैयारी है फिर आज गैप से खुलने की। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं आज का सेटअप को? सेटअप में दीप सिंपल है, ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, एफआईएस के संकेत भी अच्छे खासे नेगेटिव हैं।
घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। फिर सेंटीमेंट आपका नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव, वायदा कारोबार की न्यूट्रल। तो पॉजिटिव एक ही है घरेलू फंड, न्यूट्रल एक ही है वायदा कारोबार के। न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है वायदा कारोबार के लिए। मेरे को पॉजिटिव लिखने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने न्यूट्रल ही लिखा। ट्रेंड आपका चूंकि आप 16,500 के 16,600 के नीचे लगातार 2 दिन से बंद हो रहे हैं, तो ट्रेंड आपका नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी पर जो अब आज के लिए सपोर्ट है 16,150 16,250 की रेंज है। इस रेंज में हम टाइम पास करेंगे खुलकर और फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। अगला अहम सपोर्ट 16,000 से लेकर 16,100 की रेंज में निकल कर आता है, जो होल्ड होना चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं 16,350 16,400, ये नीचे खुलने के बाद ऊपर की वो रेंज होगी जहां पर रुकावट होगी। पार किया तो 16,475 से 16,650, ये रेंज थोड़ी सी बड़ी दे रहा हूँ, करीबन 150 पौने 200 पॉइंट की। इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आपको आते हुए दिखेगी। मार्केट के मूड माहौल पर डिपेंड करेगा कि आपको 16,475 पे ही बेच देना है या 600-650 तक का इंतजार करना है। ये तब देखेंगे क्या कुछ खबरें आती है। बैंक निफ्टी 34,350 मेरे ख्याल से शुक्रवार का लो था, उसके आसपास खुलेंगे। वहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आज के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी पर 34,100 का है। उम्मीद करता हूं कि 600 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट तो यहाँ होल्ड हो जाना चाहिए, इससे नीचे हम ना जाएं, और ये होल्ड होता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके नीचे गए तो फिर अब रेंज है ना जो बड़ी बड़ी आ रही, क्योंकि 34,000 के नीचे ना हम ज़्यादा टिके नहीं थे जब पिछली बार गए। 33,000 से 34,000 हमने बहुत कम टाइम बिताया, जल्दी से ऊपर भी आ गए थे। तो ऐसे में 33,550 33,825 की रेंज है। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी रेंज है, नहीं जी आप दे रहे 250, लेकिन कोई मैं मेरे घर से तो निकाल के नहीं जाता, जो डेटा निकल के आता वही देता हूँ। अगर बड़ी आएगी तो बड़ी दूंगा, छोटी आएगी तो छोटी लूंगा, सिंपल सी चीज़ है। तो ये आपके लिए अगला मजबूत सपोर्ट जो है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 34,000 34,100 आज ना टूटे। ऊपर में कितना जा सकते हैं 34,575 34,775 जो शुक्रवार की क्लोजिंग और शुक्रवार का हाई है, ये वो रेंज है। इसके पार निकले तो 34,900 से 35,100 की रेंज में अच्छी सप्लाई आने की उम्मीद है। दो चीज़ भी ध्यान में रखने वाली बात है, निफ्टी पर ऊपर 16,950 और बैंक निफ्टी पर 34,100 150, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी आपको तभी एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, वापस तेजी के मोड में तब आएगा जब आप 16,700 को पार करें। जब तक आप 16,700 के नीचे अब मंदी में हैं, 16,700 को पार करने के बाद ही आपको पहली ताकत दिखेगी। वैसे ही बैंक निफ्टी पे 35,300 पार करने के बाद ही आपको ताकत दिखेगी। जब तक 35,300 के नीचे आप हैं तब तक बैंक निफ्टी पे खराब है। सो दो लेवल नोट करके रख लीजिए ऊपर में। 16,700 पार करता है तो ही हमें मजबूती सोचना है, 35,300 पार करता है बैंक निफ्टी तो ही मजबूती सोचना है। तो ये दो ऊपर के लेवल हो गए, नीचे के मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 16,411 पर आप बंद हुए। पहला सपोर्ट 16,350 है, दूसरा 16,250 200 150 100 और 16,025। ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है और बड़े लेवल ही दिए, बड़े मूव्स के हिसाब से। नहीं तो कई बार 25-25 पॉइंट की रेंज में भी आते हैं, लेकिन मूव्स भी बड़े आ रहे हैं तो उस हिसाब से लेवल से। ऊपर 16,400 जहाँ आपकी क्लोजिंग हुई है, 450 475 500 ये छोटे लेवल से, 600 650 आगे के फाइनल लेवल्स जो आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 34,600 के आसपास आप बंद हुए। पहला सपोर्ट आपका आएगा 34,475, फिर 34,350। ये तो शुक्रवार तक के जो हमने टेस्ट किए। इसके बाद नए लेवल्स जो होंगे 34,225 34,100 और 34,000। उम्मीद करते हैं यही रुक जाए। बड़े लेवल्स के तौर पर 33,825 33,550 और 33,275 निकल कर आते हैं। उम्मीद करें कि देखने ना पड़े। हायर साइड पर जहाँ बंद हुए शुक्रवार को पहला लेवल भी है 34,600 का। उसके बाद 34,800 900 950 ये लेवल तो साइट में है। उसके बाद 35,125 35,250 वो लेवल है जहाँ पर आपको रुकावट बड़ी आती हुई नजर आएगी। तो ये है आपके लिए ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स नोट करके रखिए। और एक बार फिर से बता दूं कि सारे लेवल्स जो मैं आपको देता हूं इस वक्त वो सारे कैश के लेवल हैं, स्पॉट लेवल से, फ्यूचर्स नहीं है, ध्यान में रखिए। ये सारे स्पॉट लेवल से ध्यान में रखिए। अंडरस्टूड सर। एफआईएस की तो पोजीशन और कम हो गई और पीसीआर भी देखा हमने सर वापस 0.74 के लेवल्स पर आ गया। जी देखिए सिंपल सी बात है, मार्च अप्रैल 2020 में एफआईएस 20% के नीचे पहुंचे थे। इट इज एज गुड एज 20%, 22%। या तो भाई कि आप वैसी मंदी करा दो, वैसी तो हुई नहीं। दो में से एक चीज गलत है, या तो इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन इतना नीचे आना गलत है, या मार्केट के ये लेवल गलत है। करेक्ट। या तो मार्केट आपका, मतलब मैं ये नहीं कहता चलो 7,500 होना चाहिए, ठीक है, आप उस समय 12,500 से 12,400 का हाई बनाकर 7,500 हम 18,500 का हाई बनाए, 18,600 का, 18,604, ठीक है। हम 7,500 की बात नहीं करते। अच्छा 15,000 तो कराओ, 14,000 तो कराओ, अगर इतने ही खराब मार्केट है
होना चाहिए हाँ। ठीक है, या तो उतना होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर एफआई जिन लेवल्स पर इंडेक्स लेवल पर आ गए हैं वो ओवरसोल्ड है। अब इंडेक्स में बेचने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अच्छा, अब कई बार आप कह सकते हैं कि भाई अनिल जी आप तो ये बात पिछले हफ्ते भी कह रहे थे, बिल्कुल कह रहा था, लेकिन एग्जैक्टली किस पॉइंट पर रुकेंगे वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ एक और है कि अब यहाँ पर परसेंटेज का इतना इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है, क्योंकि अब आप लोअर पोजीशन पे बैठे हैं। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से एफआई जितना बेचना चाहिए उतना बेच चुके हैं, और इन लॉन्ग पोजीशन के दम पर किसी भी वक्त आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। दूसरा ये पुट कॉल रेशियो में, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.74 है, ऑलमोस्ट नियर ओवरसोल्ड लेवल है। 0.7 के नीचे तो हम ओवरसोल्ड हो ही जाते हैं, आज गैप से खुलेंगे तो हो ही जाएंगे 0.7 के नीचे। बैंक निफ्टी आपका 0.65 है, 0.6 के नीचे बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड होने लगता है। तो दोनों ही पुट कॉल रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरसोल्ड के नजदीक है। इससे मतलब क्या है, जब एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 22% हो, दोनों पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने की तैयारी में हो खुलने के बाद, तो आपको लोअर लेवल पर शॉर्ट नहीं करना है। लोअर लेवल पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन पैनिक में नहीं छोड़नी, अनलेस के आपका ब्रोकर ही कार्ड दे कि भाई आपने पैसे नहीं दिए मार्जिन के, सैटरडे संडे में इंतजार करता रहा, पैसा आया नहीं, तब तो एक अलग बात है। वो तो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना, वो तो रिस्क मैनेजमेंट है कि नहीं पैसा है तो कहीं ना कहीं तो कटेगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो फिर इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट के बारे में सोचे। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग वाले के लिए हल्की फुल्की खरीदारी के बारे में सोचे। जो लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स हैं, जो दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, वो तो फिर इंतजार करें वापस उछाल का, आपको मौका देता है मार्केट। शुक्रवार को भी उछाल में हम बात वही कर रहे थे, दीप की 16,500 पार नहीं होगा, करेक्ट बोला था आपने, और सेम 35,000 पार नहीं होगा। 34,800 से बैंक निफ्टी घुमा, 16,500 से 16,485 के आसपास से घूम गया। तो पहला रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल ही निफ्टी बैंक निफ्टी से पार नहीं हो रहा, तो रिकवरी मिलेगी। तो आपके पास अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, एग्जिट करिए। इसीलिए गुरुवार को सबको एग्जिट कराया कि भाई 16,950 आया, छोड़ दीजिए। आज अब आप देखो गुरुवार और आज के बीच में मुश्किल से एक ट्रेडिंग सेशन 16,950 वाला आपको 16,000 के नजदीक आ रहा है निफ्टी। इसलिए वक्त पर स्टॉप लॉस लगाकर एग्जिट करना भी उतना ही जरूरी है। तो ये आपके लिए है। तो सिंपल सी चीज है, डेटा ये बता रहे हैं मार्केट ओवरसोल्ड है। अब ओवरसोल्ड मार्केट आज का आज घूम जाए या कल गैप से खुले, ये कहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन सपोर्ट नीचे से लेकर अब वो 16,200 से घूमेगा या 16,000 से घूमेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब उस रेंज में आ रहा है, उस जगह आ रहा है जहां से इसको घूमना है एक बार के लिए, शॉर्ट कवरिंग कराने के लिए हल्का हुआ है काफी। तब देखते हैं आगे। ठीक है सर, क्या करना है मौजूदा पोजीशंस में? देखिए बिल्कुल जिनको छोटी रिस्क रखनी है वो तो स्टॉप लॉस रखे 16,350 का है। शुक्रवार का लो 16,340 से बेसिकली वही स्टॉप लॉस खुलते ही आपका ट्रिगर हो जाएगा। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 16,200 का रख लीजिए। अगर 16,200 के नीचे आज बंद होता है तो फिर आप अपनी पोजीशन को पोजिशनली भी छोड़ दीजिए। वैसे तो स्टॉप लॉस आपके शुक्रवार को ट्रिगर हो चुके थे, जिसने नहीं किया अब ये ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी शुक्रवार का लो है 34,350, वही स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे बेसिस पे। क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका 34,000 का होगा। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना है इंट्राडे में भी, क्योंकि गैप से खुल रहे हैं, 34,000 रख सकते हैं, निफ्टी में 16,200 रख सकते हैं। खुलने के बाद का स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है, खुलने के पहले का स्टॉप लॉस ये है आपके लिए। अगर आप शॉर्ट हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। 200 पॉइंट और आपके खाते में सुबह सुबह मिल रहे हैं बिना मेहनत के, लेकिन व्यू है, रिस्क है, उसके मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई मंदी वाले के पैसे आए तो वो गलत है, वो भी रिस्क लेकर जाते हैं। इस मार्केट में अगर लोअर लेवल पर आप शॉर्ट करके जाते हैं तो वो भी कोई कम रिस्क नहीं लेके जा रहे हैं। 16,500 ये आपके लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा। क्लोजिंग स्टॉप लॉस 16,700 का। जिनको छोटा रखना है क्लोजिंग बेसिस पे वो 16,500 का रख सकते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 34,800 का होगा, जो शुक्रवार का है। ये क्लोजिंग 35,300 है, दूर का है, आपको छोटा रखना है तो 34,800 रख सकते हैं। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस लॉन्ग और शॉर्ट पर। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस की राय। अब नई पोजीशंस कैसे बनाएंगे आज? निफ्टी बेचे 16,500 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे के टारगेट वही है 16,250, 200, 150, 100 और 16,025। ये 5 टारगेट है दीप, है दूर दूर के लेकिन 5 ही। जो खरीदना चाहते हैं 16,100, 16,200 की रेंज में एडवेंचर कर सकते हैं खरीदारी करने का। एडवेंचर ही है आजकल, खतरों के खिलाड़ी है ना। करेक्ट। लेकिन एडवेंचर के अपने मजे हैं, करना चाहें जरूर करें। स्टॉप लॉस 16,000 से थोड़ा सा नीचे रख लें, दूर का दे रहा हूँ 15,975 का। टारगेट जो आपके बनेंगे 16,250, 300 छोटे हैं, 350, 400 मीडियम, 450, 475 फाइनल। बस इतने ही टारगेट के लिए इस रेंज में करनी है आपको खरीदारी। इसके पार निकले तो फिर 16,600 का आगे हम देखेंगे। बैंक निफ्टी शॉर्ट करें
34,800 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट घुमा तो बैंक निफ्टी पहले घुमाने की ताकत रखता है। इसलिए आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 16,800 का ही होगा, सॉरी 34,800 का ही होगा। इसके ऊपर निकलने पर शॉर्ट ना रहे, ये ध्यान में रखिए। 34,475 और 350 छोटे टारगेट हैं। 34,225, 34,100 और 34,000 मीडियम टारगेट है। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। बड़े टारगेट नोट करके रख लें, 33,825, 33,550, 33,275 तक के ये आपके टारगेट है। ठीक है सर, ये आपके लिए शॉर्ट करने की राय। अब आइए लॉन्ग करने की राय। डीप लॉन्ग करने की राय दो तरीके से आ रही है। पहली तो वो जो कि बताए ना, पैसिव ट्रेडर्स जो आराम से एक ही जगह बैठकर गात लगाने वाले शिकारी, कि मेरा शिकार मेरे नजदीक आएगा तो ही मैं गोली मारूंगा, मैं घूमूंगा ढूंढूंगा नहीं। बिल्कुल। तो उस तरह के शिकारियों के लिए रेंज है 33,550 से लेकर 33,825। इस रेंज में आए तो खरीदिए। स्टॉप लॉस भी दूर का है और वो है 33,250 का। कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं छोटा देने के। 33,975, 34,102 छोटे टारगेट, 34,225, 34,350 मीडियम टारगेट, 34,475 और 34,600 बड़े टारगेट। अगर इस रेंज में मौका मिलता है तो, जो कि नहीं मिलेगा, जो कि मिलेगा नहीं, लेकिन दे के रखना जरूरी है। जिस दिन नहीं देता हूँ उस दिन मिल जाता है, मिल जाता है। वैसे ही होता है। इसके लिए इसलिए दे देने में सेफ्टी है। लेकिन जो बढ़िया ट्रेड बन सकता है एक रिस्क के साथ, वो अब है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। 34,000, 34,100 के रेंज में बैंक निफ्टी खरीदे। ओके। स्टॉप लॉस 33,800 का होगा। यहाँ पर आ सकता है, मौका मिल सकता है 500-600 पॉइंट नीचे शुक्रवार की क्लोजिंग से, वो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मिले मौका तो यहाँ एक चांस ले लीजिए। स्टॉप लॉस 33,800 का लगाना है। जिनको छोटा लगाना है 33,950 का लगाए, मैं 33,800 बोलूँगा। टारगेट 34,350, 475 और 600, 3 छोटे टारगेट हैं। 34,700, 34,800, 34,900 मीडियम टारगेट है। 34,950 और 35,100 तक के टारगेट के लिए इस रेंज में एक बार चांस लेना चाहिए। तो मुझे जो सबसे बेस्ट ट्रेड दिखता है दीप, अगर बना तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी वाला 34,000, 34,100 का बनेगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ये है आपके लिए राय। पैसिव ट्रेडर्स, एग्रेसिव ट्रेडर्स दोनों के लिए बैंक निफ्टी में मौका मिलेगा। डेटा भी थोड़ा समझ लेते हैं सर, हालांकि सेलिंग तो चल रही है। के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है लेवल दीप, न्यूट्रल 400। हाँ, जहां हम बंद हुए, गैप से खुलने के बाद दिन के दौरान आप 16,400 के ऊपर आएंगे तो ही पहला तक दिन के लिए, क्योंकि 16,411 पर बंद हुए, मतलब हरे निशान में आना जरूरी है। 16,400 के कॉल्स पर 22 लाख शेयर है, पुट में 26 लाख शेयर है, वो आपके लिए ऊपर का लेवल हो गया वायदा कारोबार के लिहाज से। बैंक निफ्टी 34,000 हल्का सपोर्ट है, पोजीशन कम है, 11 लाख शेयर है और ऊपर में कोई ऐसा खास लेवल है नहीं। तो बैंक निफ्टी में सीधा 36,000 का लेवल आ। 36,000 तो हमारा ख्वाबों में हो गया, ख्यालों में, वैसा हाल है। तो बस ठीक है, यही है। तो 16,400 वापस रिकवरी करें तो वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और बैंक निफ्टी में ऊपर का पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट निकल कर आता है 35,500 आता है, वो भी 1000 पॉइंट दूर है, छोड़ो, जाने दो। ठीक है सर, चलिए, इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए। गैप डाउन के बाद क्या बाजार और फिसलते हैं या संभलते हैं, यहाँ पर हमारी नजर बनी होगी। अच्छा सर, आज तो नई लिस्टिंग भी होने वाली है, इस पर भी जरा अपनी राय दें। कैंपस एक्टिववेयर, तो हमारी राय ये थी कि रीजनेबल लिस्टिंग है और लंबे अवधि के लिए आप पैसा लगाएं। तो मेरा ये समझना है कि हल्की फुल्की प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होगी। 292 रुपये की इशू प्राइस थी, 5 से 10% प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो हमारी राय होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही कहा था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आपको 5 से 10% प्रीमियम में संतोष है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट तरीका है, इशू प्राइस 292 है, 2 रुपये नीचे 290 पर स्टॉप लॉस रख लें, ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। इनकेस बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे चला जाए। नेचुरली जब इशू आया था तो मार्केट 17,500-600 हुआ करता था, अब इशू आने के बाद 1000 पॉइंट नीचे है। तो अगर थोड़ा वो इम्पैक्ट आपको लगता है तो इशू प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस रख लें और अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन करें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, कोई खास बात नहीं। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए राय कैंपस एक्टिववेयर की लिस्टिंग पर भी। आइए फिर अब आपको बता देते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। ढेरों नतीजे आए ओवर द वीकेंड, कुछ नतीजे भी समझते हैं और ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं इस पर भी डालते हैं नजर। वरुण, कुशल और आशीष हैं हमारे साथ तैयार। वरुण, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे और साथ ही आज के ट्रिगर्स भी। ओके, ट्रिगर्स में भी नतीजे ही हैं, क्योंकि यूपीएल के नतीजे आएंगे, निफ्टी में ये कंपनी है, और एफएनओ में डालमिया भारत, जेएनएफसी और पीवीआर के नतीजे आने वाले हैं। हांगकांग के बाजार आज बंद है नेशनल डे के चलते। अब जो नतीजे आए हैं उसमें रिलायंस है, थोड़ा अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ करीब 12% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स 16% से गिर के 15.1% के आसपास आए हैं। लेकिन जियो का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जहाँ पे आरपू 10.5% बढ़े हैं, 167.6 पे आए हैं। मार्जिन 48.6 से बढ़कर 49% पे आए हैं।
वहीं कैश के नतीजे की बात करें तो यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मार्जिन्स में गिरावट है, 25.5% से गिर के 24.9%। रेवेन्यूज 50% बढ़े हैं और मुनाफा जो है उसमें 77% की बढ़ोतरी है, 152 करोड़ पे आया है। 33 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। हरिओम पाइप्स रेवेन्यूज बढ़े हैं करीब 33%, मार्जिन्स 13.5% से बढ़ के 13.9% पे आए हैं। मुनाफे में 44% की बढ़ोतरी है, 9 करोड़ 80 लाख पे आया है। जेनटेक नतीजे ठीक ठाक है क्योंकि रेवेन्यूज 29% बढ़े हैं, मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 14% से बढ़ के 17%। मुनाफा जो है करीब 1 करोड़ 35 लाख से बढ़ के 3 करोड़ 31 लाख पे आया है और 10 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान जो है वो इस कंपनी ने किया है। और गो फैशंस यहाँ पे रेवेन्यूज 29% बढ़े हैं, मार्जिन्स 27% से बढ़ के करीब 32%, मुनाफा 7 करोड़ से बढ़ के करीब 12 करोड़ के आसपास आया है, यानी करीब 73% के आसपास की बढ़ोतरी है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों नतीजे। आइए कुछ और नतीजों के बारे में जानते हैं कुशल के साथ भी। मॉर्निंग कुशल, बताइए। मॉर्निंग दीपांशु, पैसा लो डिजिटल यहाँ पर मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं। एनआईए लगभग 7.5% गिरकर 43 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी का मुनाफा 7.5 गुना बढ़ा है। 2 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 15 करोड़ का मुनाफा कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट बोर्ड से शेयर विभाजन को भी मंजूरी मिल गई है, जिसमें 1:10 के रेशियो में यहाँ पर शेयर विभाजित होता हुआ नजर आएगा। डीसीबी बैंक नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं। एनआईए लगभग 22% बढ़कर 380 करोड़ पर आई है। कंपनी का मुनाफा 71% की ग्रोथ दिखाता हुआ दिख रहा है। साथ ही एनएनपीए भी कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। जीएनपीए में भी सुधार दिखा है, 4.78% के मुकाबले 4.32% पर आए हैं। बेलेस इंटरनेशनल शानदार नंबर यहां पर आए हैं। मार्जिन 7% से लगभग दोगुनी हो गई है। 13.5% पर कंपनी का मुनाफा भी 52% बढ़कर 35 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। शांति गैस नंबर्स यहां पर भी अच्छे हैं। मार्जिन में सुधार दिखा है, 17.5% की मार्जिन थी पिछले साल लगभग, अब 18.8% की मार्जिन दर्ज की है कंपनी ने। मुनाफे में भी 30% का उछाल रहा है। मंगलम सीमेंट नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। मार्जिन्स 18.2% थे, इस बारी 12.2% के मार्जिन्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी ऑलमोस्ट आधा हो गया है। 35 करोड़ के मुकाबले 17 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। इनफैक्ट एनएससी की अर्निंग्स भी आती हुई नजर आई हैं। इनफैक्ट ये रेफरेंस के हिसाब से है। अगर आप देखें तो कंसोलिडेटेड आधार पर जो मुनाफा है 382 करोड़ था पिछले साल, इस बारी 1580 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। और कंपनी की अगर आप फुल ईयर की ईपीएस भी देखें तो 72 से बढ़कर 105 रुपये प्रति शेयर आती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सारे नंबर्स हैं जिन पर आपको फोकस रखना है आज। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नतीजे। आइए अब खबरों के बारे में भी जानते हैं। वरुण, आपसे करते हैं शुरुआत। बताइए कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आज की? खबरों में तो आज सबसे इंपॉर्टेंट एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री है, क्योंकि यहाँ पे मर्जर का ऐलान जो है वो हो चुका है। माइंडट्री के 100 शेयरों के बदले एल&टी इन्फोटेक के करीब 73 शेयर जो है वो मिलेंगे। मर्जर के बाद कंपनी का नाम जो है LTI माइंडट्री होने वाला है। मर्जर के बाद कंपनी में L&T का हिस्सा जो है 68.73% के आसपास रहेगा। मर्जर के बाद कंपनी का टर्नओवर करीब 350 करोड़ डॉलर के आसपास होगा। 9 से 12 महीनों में डील जो है वो पूरी होने वाली है। देबाशीष चटर्जी जो है वो नए कंपनी के प्रमुख होंगे। एल&टी इन्फोटेक के जो MD है संजय जलोना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है निजी कारणों से, और माइंडट्री जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करता रहेगा। वहीं प्राइम लेंडिंग रेट्स यानी फिर जो हाउसिंग लोन पे या बाकी लोन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया गया है। HDFC लिमिटेड की तरफ से 0.30% के आसपास की बढ़ोतरी की है, 9 मई से लागू होगा। इसके अलावा कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, PNB हाउसिंग, इंडियन बैंक, ये तमाम वो बैंक है जिन्होंने अब रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं RBI के रेट इंक्रीज के बाद। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर नजर रखिएगा क्योंकि देश भर में जो घरेलू LPG है उसकी कीमतें बढ़ गई है। 50 रुपये के आसपास बढ़ोतरी जो है वो की गई है, अब 1000 रुपये का हो चुका है LPG। M&M इस कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो रिपोर्ट्स चल रही थी कि ये कंपनी अपने 3 वर्टिकल्स को रिस्ट्रक्चर करेगी, अलग अलग विभाजित करेगी, कंपनी ने कहा है ऐसा कोई प्लान फिलहाल कंपनी का नहीं है। और आखिरी में ल्यूपिन, इस कंपनी को US FDA से 2 दवाओं के लिए अप्रूवल मिला है। औरंगाबाद फैसिलिटी जो है उसमें ये दवाएं बनाई जाएंगी। कुल जो US में सेल्स है इन दवाओं का वो करीब 42 से 43 करोड़ डॉलर के आसपास का है। तो इसके चलते लूपिन पर नजर रखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें यहीं पे खत्म नहीं हुए। कुशल, बताएं आप कौन से और खबरें लेकर आए? बिल्कुल, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखिए। यहाँ पर इक्विटास होल्डिंग और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के वॉलंटरी अमलगमेशन को RBI से NOC मिल चुका है। साथ ही इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा किए गए जो ऑडिट थी उसमें कंपनी के अकाउंटिंग में गड़बड़ियां पाई गई हैं। साथ ही CV लोन पोर्टफोलियो में ये गड़बड़ी पाई गई है और कहीं ना कहीं कंपनी को जो नुकसान है उसके चलते 557 से 677 करोड़ की अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी। तो इस वजह से इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस
प्लांट्स भी फोकस में रहेगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक यहाँ पर ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड से इनको 1400 इलेक्ट्रिक बस की बिड इन्होंने जीती है और ये लगभग 2450 करोड़ रुपए की बिड है। साथ ही जीओसीएल कॉर्पोरेशन यहाँ पर सिंगरेनी कोलेरिस, इससे 415 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये एक्सप्लोसिव और एक्सेसरीज से जुड़ा हुआ ऑर्डर है और मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 1250 करोड़ रुपए का है जीओसीएल कॉर्पोरेशन का। वेदांता, यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं। बैंकरप्ट कंपनी एथेना छत्तीसगढ़ पावर के लिए वेदांता ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है और कंपनी ने कुल 565 करोड़ रुपए की ये बोली लगाते हुए दिख रहे हैं। और अंत में एक बल डील्स गायत्री बायो ऑर्गेनिक्स पर, जहां पर इंदिरा रेड्डी ने लगभग 3.17% हिस्सेदारी बेची है और शेयर्स के हिसाब से जाएंगे तो लगभग 2.5 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें और आज के सारे नतीजे भी। आइए अब जानते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिलेगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2621 रुपए की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। 2955 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे स्टैंड अलोन आधार पर देखें तो नतीजे अनुमान से बेहतर है, लेकिन कंसो आधार पर मुनाफा इनके अनुमान से कमजोर यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, ऊंचा लक्ष्य दिया है 3253 रुपए का। और ये मान रहे कि जो कंसो एबेटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो इनके अनुमान से हल्का सा बेहतर देखने को मिला है। साथ में रिफाइनिंग और टेलीकॉम कारोबार यहाँ पर भी काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। जेफरीज देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे 29 से 50 रुपए के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स भी स्टॉक के ऊपर बुलिश है क्योंकि खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 3200 रुपए का जो है लक्ष्य दे रहे हैं। और ये भी मान रहे कि टेलीकॉम और रिफाइनिंग कारोबार में ग्रोथ काफी बढ़िया है। इनफैक्ट अगले क्वार्टर के लिए भी जो इनके ग्रोथ के अनुमान है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टाटा पार यहाँ पर भी आपको नतीजों का असर देखने को मिलेगा। CLSA बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए हैं। 245 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है, 212 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि कोल की कीमतों में जो लगातार बढ़त आ रही है, इसका एक इम्पैक्ट इस बार भी आपको नतीजों पर देखने को मिला है। कैनरा बैंक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 240 के लक्ष्य के लिए 219 की जो है क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो थोड़े बहुत मिक्स्ड अर्निंग्स यहाँ पर देखने को मिली है। फेडरल बैंक मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 91 की क्लोजिंग है, 130 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। नवीन फ्लोराइन यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, 3746 रुपए का लक्ष्य है, 4215 का लक्ष्य दिया है। और खबरों का असर जो माइंट्री पर देखने को मिलेगा, इसका रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की तरफ से। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और शार्प कट किया टारगेट प्राइस में। आप देखिए 4100 से सीधा घटाकर 3100 कर दिया है, 3374 की क्लोजिंग है। और वहीं नोमेरा देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखो, इनका भरोसा बना हुआ है, 4320 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है वो सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हफ्ते के पहले दिन एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आज सुबह सुबह दीपांशु का ट्वीट देख लिया, वो डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट नीचे, सिंगापुर निफ्टी 200 पॉइंट नीचे। तो आप कल से आज से सुबह एक तय करा है कि अब जो ट्वीट है वो 8:30 के बाद ही देखना है। बट अभी जो आपने दमदार पैनल बोला ना अनिल जी, सुन के काफी एनर्जी आई। तो अनिल जी, स्टॉक्स तो वही अच्छे लग रहे हैं मुझे जो पिछले सप्ताह भी थे। ITC, NTPC, पावर ग्रिड एक नया एडिशन ONGC का हुआ है, बट स्टॉक वही है मेरा NTPC, जिसको लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था। 155 का स्टॉप लॉस है, 168 का टारगेट है। NTPC है मेरा पिक ऑफ द वीक। मंदी में भी अनिल जी स्टॉक निकाले हुए हैं, बट उसमें जैसे आप बोलते हैं ना कि कमेंट्री नहीं देते अनिल जी, मंदी में मुझे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट काफी खराब लगता है। बट दिक्कत क्या है, अगर चोलामंडलम को रिकमेंड करूंगा तो कोई शॉर्ट नहीं करेगा अनिल जी, डिलीवरी भेज देंगे और जब ऊपर जाएगा तो ट्रोल करेंगे। इसलिए डिफेंसिव स्टॉक चूज करा है पिक ऑफ द वीक के लिए। ओके, तो NTPC आज की गिरावट में करें खरीदारी। 159 पर हुआ है बंद, 155 का आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, 168 के टारगेट। और ये सारे के सारे लेवल्स हैं कैश के इस वक्त आपके लिए। आइए, कुणाल जी भी हैं तैयार अपनी बेहतरीन पिक के साथ। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर। देखिए अनिल जी, सुप्रभात आपको और सुप्रभात दीपांशु को। अनिल जी, आमतौर पर तो आपको केवल गुड मॉर्निंग में कहता हूं, लेकिन अनिल जी आज आपको प्रणाम कहना है। और उसकी वजह यह है कि आपकी तस्वीरें देखी अनिल जी हमने, तो अनिल जी हर संडे सैटरडे आपकी तस्वीर आ जाती है अनिल जी, हड़कंप हो जाता है। तो अब आप अनिल जी ये बंदूक चलाना सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल वाली। अनिल जी बंसल जी हमारे बड़े चिंतित थे, इनका फोन
जी जी अनिल जी तब गनीमत है। अनिल जी बंसल जी का फोन आया, हाँ। उनका ये कहना था कि कहीं ऐसा तो नहीं अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे तो अनिल जी गोली दाग देंगे। बस बिल्कुल यही इसी पर्पज से किया था, सिर्फ डराने के लिए, और डर गए तो काम हो गया मेरा। बस अब वापस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब फॉर लिमिटेड पर्पज ओनली। तो मैंने सोचा कि हाँ क्वालिटी इंप्रूव करवाने का एक ये बेहतर तरीका हो सकता है। पर ये क्या है कुणाल जी, देखिए जब आप पर अनिल जी आप लग सिंगम रहे थे अनिल जी कुणाल जी, जब आप 50 मार देना, हाफ सेंचुरी पार कर लेना, तब आपको ऐसे ही स्पोर्ट्स खेलने चाहिए जिनमें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, दिमाग से काम हो जाए। तो शूटिंग भी वैसे ही एक स्पोर्ट है जहाँ आपका माइंड और बॉडी दोनों जितनी शांत है उतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। और इस स्पोर्ट की एक और ख़ास बात जो है दीप, वो ये कि आप अपने आप से कॉम्पीट करते हैं। हाँ। आप दूसरों से नहीं करते, अपना ही हाँ, स्कोर आपको अपने आप को बेहतर करना है। तो ये दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इसमें आपने लिखा था आपने टारगेट भी हिट किया एक बार, 10 एकदम से सेंटर वाला किया सर। मैं हिट करने के बाद बड़ा खुश भी हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे जो कोच थे उन्होंने समझाया कि ऐसा टारगेट हिट करने इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें, उसमें ग्रुप बनना इंपॉर्टेंट है। ओके, जहां आप निशाना लगा रहे हैं, आपके सारे निशाने एक जगह जाने चाहिए। भले वो एकदम बुलसाई पे जाए पहली बार में तो अच्छी बात ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये नई नई चीजें जो जब आप स्पोर्ट्स की बारीकियों में समझते हैं उसमें मजा आया। तो इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो बंसल जी और कुणाल जी और बाकी सब लोग, आप अगर इस बात से डरे हैं तो बिल्कुल डरते रहें, इसी पर्पज से ये सब काम किया गया है। पर्पज टारगेट अचीव। बताएं सर अब पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए, वैसे तो ये बंसल जी का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं और विदेशी मुद्राओं में बंसल जी की रुचि ज्यादा है। लेकिन अनिल जी मैं आज खरीदारी की राय दे रहा हूं यूएस डॉलर पर। जो बड़ा ब्रेकआउट आया है डॉलर में अनिल जी, मुझे लगता है कि डॉलर में तेजी बनेगी। डॉलर की तेजी कभी भी बाजार के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर नहीं आती, लेकिन 76-50 के ऊपर जो डॉलर में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है अनिल जी 79 की तैयारी है डॉलर में। तो 79 के टारगेट से डॉलर बाय करने की राय है आज पिक ऑफ द डे। ओके, क्या बात है, डॉलर खरीदे, गजब। ओके, तो बहुत ही बढ़िया कुणाल जी की तरफ से 76 बनाने। कुछ स्टॉप लॉस टारगेट भी हैं क्या इसके? हाँ अनिल जी 79 का पोजिशनल टारगेट है। हाँ। और 76.25 का स्टॉप लॉस है अनिल। 76.25 का स्टॉप लॉस, 79 के टारगेट के लिए डॉलर खरीदने की राय है, गजब, क्या बात है। आइए हिमांशु जी भी हमारे साथ है तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग to you अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी पिक ऑफ द वीक में मेरे पास एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, उसमें खरीदारी की राय है। और अनिल जी उससे पहले जो बैकड्रॉप है, जो मैं आपको भी सुबह थोड़ी देर पहले कमेंट्री सुन रहा था, तो अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि 16,100 16,200 हो सकता है बाजार को एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा सपोर्ट ऑफर करे। और अगर ऐसा होता है तो शायद हम ब्रॉडर इंडेक्स में कंसोलिडेशन देख सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छी बुल रन देखने को मिल सकती है। कैश सेगमेंट में अच्छे ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो उसी लाइन पर एक्सपेक्टेशंस को रखते हुए जी जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है HBL पावर का। लगभग 82-82.5 रुपए का जी वीकली क्लोज आया है इसमें। और मेरा मानना है जी जिस तरह से मंथली चार्ट्स में इसमें ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुल रन के लिए तैयार है और आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में इसमें काफी ऊपर के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 80 से 82 रुपए के बीच में इसमें एक्यूमुलेट करके चलने की सलाह रहेगी। 76 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। और अपसाइड में 97 रुपए का पहला टारगेट और 120 रुपए तक का दूसरा टारगेट HBL पावर में आता हुआ नजर आ सकता है। तो अनिल जी ये मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक है। ओके, पिक ऑफ द वीक HBL पावर 97 और 120 के टारगेट के लिए। गुड मॉर्निंग विश्वेश जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जी जो कुणाल जी ने इंटरप्रिटेशन किया वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि डॉलर पर्टिकुलरली 2020 के बाद फर्स्ट टाइम ये रेंज को छू रहा है। सो बेसिकली फ्लाइट टू सेफ्टी इज़ व्हाट सीन। और अगर आप सारे रिस्कियर एसेट क्लास देखते हो, जो सबसे रिस्कियर एसेट क्लास है वो है बिटकॉइन। और मैं ओवर द वीकेंड एनालिसिस कर रहा था तो मुझे लगा कि वहाँ भी मेजर ब्रेकडाउन है। व्हाट डज़ दैट मीन कि ग्लोबल मार्केट में एक शार्प करेक्शन इन्फ्यूज़ होगा और हमारे यहाँ
तो ऑलरेडी लेवल्स क्रैक हो गए हैं। मुझे लगता है एनर्जी निफ्टी हैज़ गिवन अ मेजर सेल लेवल, और जो इसका अगला सपोर्ट है वो मार्च के लोज है विच इज़ समवेयर अराउंड 15,500। तो मेरी ओर से आज बिकवाली की राय है फॉर द वीक। इनफैक्ट 2 स्टॉक है बिकवाली के, मैं दोनों बता देता हूँ और लेवल्स में बताता हूँ। पहला है वो है बी सॉफ्ट विच इज़ बिरला सॉफ्ट। मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट में लार्ज एक पैटर्न ब्रेकडाउन है हेड एंड शोल्डर। ये वीक में एक इंपॉर्टेंट स्तर है एनर्जी 376 का, उसके नीचे गया तो 340 के लेवल आएंगे। 395 का क्लोज था, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा वाइडर 413 415 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और नीचे में 376 और 340 के टारगेट होंगे। और दूसरा थोड़ा सा इलिक्विड है बट पैटर्न कैन नॉट बी इग्नोर्ड वाला है, वो है बॉश विच इज़ 13,850 के आसपास क्लोज है। लास्ट वीक का हाई था अनिल जी 14,500 का, मुझे लगता है उसके स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। यहाँ पे 12,500 के एकमात्र टारगेट होंगे ये वीक में। मुझे लगता है सेलिंग शुड एक्सेलरेट एज द मार्केट ओपन, बिकॉज ग्लोबली हम वही चीज़ देख रहे हैं। जैसे हिमांशु ने कहा 16,200 सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो होल्ड ना करे। ओके, तो बी लेटर के पीछे पड़े हैं आज विश्वेश जी। बिरला सॉफ्ट भी बेचना है, बॉश भी बेचना है, और भी कोई बी में है ब्रिटानिया टाइप्स नहीं। ओके, 13,846 ये है बॉश की कल की क्लोजिंग शुक्रवार की। 14,500 का स्टॉप लॉस और 12,500 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है आपको। बिरला सॉफ्ट और बॉश में 2 है आपके लिए हफ्ते की पिक के तौर पर। सुमित जी है तैयार हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक है वो वीक साइड का है, सेल साइड का। स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 7 से 11 दिनों के अंदर हर रोज इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और अक्टूबर 2021 के लोज के अंदर ब्रेक हुए हैं। स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से और गिरावट दिखाएगा। नीचे के अंदर इमीडिएट जो टारगेट बन रहे हैं 3620 से 3720 के टारगेट बन रहे हैं। 3820 3830 के आसपास इसमें सेल करना है। ऊपर में 3900 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में 3700 रुपए और 3620 रुपए ये लेवल नीचे में आने वाले दिनों में अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली करने की राय। 3,900 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे 3700 और 3620, ये है आपके लिए 2 टारगेट। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 लाख फॉलोअर्स से ऊपर होने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 लाख हो गए ट्विटर पे 6 लाख 2,000-3,000 हो गए होंगे। मैं इंतजार कर रहा था तो अचानक से आपने देखा भी नहीं। देखिए मुझे ध्यान है, बट मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत ट्रैक करता हूँ। आपने बंदूकबाजी भी देखी है, शूटिंग भी सीखी है वीकेंड पे, और गजब। और ये तो देखिए राजस्थान और जयपुर ने बहुत गौरव इसमें हासिल किया हुआ है, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत करीबी ये स्पोर्ट है। तो मैं नहीं खेलता, एंड मेडल्स काफी कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक्स में भी एक मेडल यहाँ से आया हुआ है। तो एनीवेज कांग्रेचुलेशंस अनिल जी, एंड दैट्स अ फिगर। 6 लाख आपके लिए सिर्फ फिगर है, मैं तो मिलियंस में देखी। मतलब इतनी ज्यादा नजर जो रखते हो आप मुझ पे जैन साहब, इसे मैं पॉजिटिव समझू या नेगेटिव? अरे मुझे ध्यान ही नहीं था सर। वो क्या होता है दिखते नहीं है ना सर, तो थोड़ा सा मन में आती है तो आपको ट्विटर पे देख लेते हैं। चलिए बहुत हर वीकेंड में आप कोई ना कोई तहलका मचा रहे हैं। हर हॉलिडे के बाद कोई ना कोई तहलका रहता है। अरे ठीक, कभी कभी मौका मिलता है कर लेते हैं। थैंक यू सर, बताएं। थैंक यू। अच्छा अनिल जी, मैंने जो वीकेंड का शो था उसमें मैंने क्योंकि जनरली तो देखिए एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट बाइंग की राय देते हैं और थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं जब मार्केट खराब होता है, बट मैं वहां पे चूंकि मैं एफएनओ की कॉल दे सकता हूं, तो मैंने इंट्राडे में एक एफएनओ की शॉर्ट कॉल दी है, अशोक लेलैंड। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो टेक्निकल लेवल्स है उसको ब्रेक करके 120 के लेवल्स में बंद हुआ है। 115 113 का टारगेट लगाने के लिए बोला था। सो अशोक लेलैंड मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे सेल कॉल दिया था। बाकी मैस्टेक पोजिशनल पिक है जो बाई कर सकते हैं, और कोपरान लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से। और बाकी इस वीक के लिए जो मैं पिक लाया हूं, जो मेन पिक ऑफ द वीक है वो है एबीबी लिमिटेड। इनफैक्ट बहुत सारे एनालिस्ट ने, हमारे पैनल में से दिग्गज एनालिस्ट ने ये स्टॉक रेकमेंड भी किया लास्ट वीक, एंड इट वाज एन आउट परफॉर्मर ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ एनटीपीसी और पावर ग्रिड है इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, इन पे ध्यान रखें। और एक कॉन्ट्रारियन बेट जो राकेश जी, कुणाल जी ने भी उस दिन बोला, आईटीसी, ये एक बेहतरीन कॉन्ट्रारियन बेट है, इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। नीचे आए तो घबराना नहीं है। मार्केट में कई बार अगर फंड्स को पार्क करना हो तो आईटीसी कैन बी अ ग्रेट बेट। भी खरीदे, आईटीसी खरीदे, पावर ग्रिड एनटीपीसी पर पॉजिटिव व्यू रखना है। बेचने के लिए अशोक लेलैंड, और बाकी आपके लिए मैस्टेक और कोपरान भी पॉजिटिव। ओके, तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से कुछ बेहतरीन पिक्स और थोड़ा डिफेंसिव रुझान बाजार का बनते हुए दिख रहा है। बट
ढेरों नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, आइए इनके बारे में समझते हैं। वरिंदर बंसल हमारे साथ तैयार हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए। वरिंदर, गुड मॉर्निंग। ढेरों रिजल्ट्स का आपने विश्लेषण कराया, बताएं सबसे पहले अच्छे नतीजे आपको कौन से लगे? गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। नतीजे अच्छे आए हैं, बट सेम ट्रेंड चल रहा है कि बड़े कंपनीज के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। छोटी कंपनीज, कमोडिटी ड्रिवन, पेपर, शुगर के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट उससे इंडेक्स करता नहीं है। बट अगर मैं बात करूं अच्छे नंबर्स की, तो ग्राइंडवेल नॉर्टन एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस टफ एनवायरनमेंट में जो अच्छी कंपनीज कर रही है, और स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग में है जो अच्छी कंपनीज कर रही है और जो मार्जिन मेंटेन कर रही है, इट्स अ बिग थिंग फॉर दीस गाइज। ग्राइंडवेल नॉर्टन आप देखिए कि मार्जिन जो है सिक्वेंशियली इंप्रूव हुए हैं। कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है, महंगा स्टॉक है। ऑफ कोर्स कोई 40-45 टाइम्स नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है, वो बहुत जरूरी है बताना। बट अगर आप नंबर्स देखें तो एबिटा क्वार्टर 37% ऊपर था, मार्जिन 22% हुए कंपेयर टू 18%। बैलेंस शीट्स की हमेशा से अच्छी रही है, कैश पोजीशन कैश सरप्लस कंपनी है, तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं इसके। ग्राइंडवेल के पोशाक, बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कैपेक्स आएगा। आई थिंक जो कैपेक्स किक इन हो रहा है अभी, उसके कारण नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो अब एबिटा देखिए 20 करोड़ हो गया है, वर्सेस 12 करोड़ क्वार्टर 16 करोड़ YoY। मार्जिन अभी भी 38.5% के आसपास मेंटेन है, जो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ केमिकल कंपनीज में आपने देखा है कि नंबर्स किस तरीके से ना बेकार हो जाते हैं, फुस हो जाते हैं। बट अभी भी ये 38% वर्सेस 34% मार्जिन कर रहा है, तो अच्छी बात है। अगेन वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, नॉट अ चीप स्टॉक। तो जहां पे अच्छे नंबर आ भी रहे हैं वहां पे स्टॉक्स महंगे हैं। CRM सिल्क मिल्स, मैं बोलूंगा कि स्टॉक महंगा नहीं है और नंबर्स सेकंड कंसेक्टिव क्वार्टर में अच्छे आए हैं। अभी भी उनके मार्जिन क्वार्टर ऊपर थे, YoY ऊपर थे। 117 करोड़ का बिटा आया कंपेयर टू 102 करोड़। प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है उसका, 13.5 टाइम के आसपास ट्रेड करता है, तो महंगा स्टॉक नहीं है और नंबर्स अच्छे आए थे। तो ये एक स्टॉक है जो किसी लोग के रडार में हो सकता है। वेसुवियस रिफ्लेक्टर्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, हमने देखा किस तरीके से RHI मैग्नेस्टिया बहुत कमाल कर रहा है। वेसुवियस के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। ये इतना महंगा स्टॉक नहीं है जितना RHI है, बट इस बार एटलीस्ट नंबर इसके क्वार्टर YoY दोनों तरफ बहुत अच्छे आए थे। अब नंबर्स देखिए, 11% का मार्जिन है कंपेयर टू 7.8%, क्वार्टर 9.5% YoY। सेल्स भी ऊपर थी क्वार्टर YoY, तो अच्छे नंबर थे। पेपर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कमाल कर रहा है इस बार। आपने आंध्रा पेपर्स के नंबर देखिए जो हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक तो फ्राइडे को शीर्षक पेपर के नंबर्स आए, जो हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली रेवेन्यू आया, क्वार्टरली एबिटा हाईएस्ट एवरली आया। ये कंपनीज है जो सिंगल डिजिट मार्जिन करती थी सर, इस बार ये 17% का मार्जिन किया कंपेयर टू 4.5% क्वार्टर और YoY 10% था। वॉल्यूम भी ऊपर जा रहे हैं, रियलाइजेशन भी ऊपर जा रही है, प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है। तो एक पेपर ऐसा सेक्टर लग रहा है जहाँ पे उम्मीद है कि नंबर्स और कंटिन्यू होंगे उनके आगे जाके। सेल्स 40% ऊपर है क्वार्टर, जो बहुत छोटी चीज नहीं है। और एक कंपनी जिसने कभी परफॉर्म नहीं किया, बहुत उम्मीदें थी, इस क्वार्टर में अचानक से क्या हो गया मुझे पता नहीं है, वो है ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा। अब नंबर्स देखिए, 115 करोड़ का सेल्स आया, वर्सेस 50 करोड़ क्वार्टर और 35 करोड़ YoY। एबिटा हमेशा से लॉस कर रहा है, ये बहुत टाइम से लॉस कर रहा है, और इस क्वार्टर में 11 करोड़ का इसका प्रॉफिट आया, 11 करोड़ का एबिटा आया और प्रॉफिट तो 5 करोड़ का था। ऑफ कोर्स एज आई सेड कभी परफॉर्म नहीं किया, इस क्वार्टर में क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, बट दिस क्वार्टर वाज गुड। अदरवाइज इफ यू हैव टू पिक सम स्टॉक्स, आई थिंक अगेन पेपर, शुगर, these are the companies, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज है, ABB भी आप बात कर रहे थे, तो इस बार ग्राइंडवेल नॉर्टन हुआ, वेसुविस हुआ, इन सेक्टर के या सेटअप कंपनीज के नंबर्स अच्छे हैं। तो कुछ स्मॉलर सेक्टर्स हैं, स्पेशली पेपर, शुगर, टेक्सटाइल कंपनीज, जहां पर आपको थोड़े अच्छे नतीजे दिखे हैं। पर आपने कहा बड़े नतीजे अच्छे नहीं रहे और टाटा पावर आपकी खराब नंबर्स की लिस्ट में, इसके बारे में और बाकी खराब नंबर्स के बारे में बताएं। सो टाटा पावर का मुद्रा का लॉस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। टाटा पावर सोलर का 172 करोड़ का जो एबिटा था वो कम होकर 73 करोड़ हो गया है। वॉल्यूम नीचे है, एवरेज सेलिंग प्राइस नीचे है। इंडोनेशिया कोल का क्वार्टर स्टॉक सस्ता नहीं है। कुछ अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स में भी आप बात करें तो 25-26 पे ट्रेड करता है। सो उम्मीदें बहुत ही, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे किसी भी तरीके से आप कट करिए नंबर्स को तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब, आई हैव नो आइडिया कि हमेशा से पहले से ही इतना एक्सपेंसिव स्टॉक क्यों रहा है ये, तो नंबर्स में कोई ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि वाह वाह बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। इस बार अगर सेल्स ऊपर है क्वार्टर पर, एबिटा देखिए, एबिटा 8%, 9% YoY नीचे है। मार्जिन जो है 10.5% से 5.5% रह गए हैं। अभी भी स्टॉक को 40 टाइम PTM पे ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है। और बजाज कंज्यूमर में क्या बात करें, कभी भी मेरे ख्याल में जब से हम ट्रैक कर रहे हैं तब से डिसअपॉइंट कर रहा है, इस बार भी डिसअपॉइंट किया। 10% एबिटा नीचे क्वार्टर, 40% नीचे YoY। मार्जिन 15-16% रह गए हैं, 24-25% मार्जिन होती है इस कंपनी के। सस्ता स्टॉक है बट परफॉर्मेंस कभी नहीं है इसका।
बजाज कंज्यूमर ने भी डिसपॉइंट किया, अपोलो ट्राइकॉट ऑफ कोर्स टाटा पावर के नतीजे उतने खास नहीं थे मुंद्रा की वजह से। इनलाइन या फिर ठीक ठाक नंबर्स कौन से वरिंदर? नवीन फ्लोरिन इनलाइन नंबर्स, बट ग्रोथ है पर मार्जिन्स वीक थे, थोड़े से बोलूंगा मैं। सस्ता स्टॉक नहीं है, सो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेल्स अगर 8% ऊपर भी थी, क्वार्टर क्वार्टर 8% ऊपर थी, बट एबिटा 4.5% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। मार्जिन्स 26% के 23% रह गए हैं। एज ए सेड कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, बट इससे उम्मीदें ज्यादा नहीं थी, बिकॉज हम सबको पता है कि किस तरीके से कमोडिटी इन्फ्लेशन हो रहा है जो सबको हिट करेगा। दैट इज व्हाई आई पुट दिस इन लाइन। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ पांचू कि मुझे बहुत कोई तकड़ा स्टॉक होता है ना कि यार क्या मजा आ गया इसको देख के, ऐसा कुछ फीलिंग बहुत दिन से आई नहीं रहा रिजल्ट्स से। ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे जिन्होंने डिसअपॉइंट किया। नवीन फ्लोरिन पर रखे नजर, अगेन एक बड़ी कंपनी जिसके आज रिएक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात नतीजों के लिहाज से। आइए एक बड़ी खबर भी हमारे साथ है इस समय, और हमारे संवाददाता अमरीश इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर आपको रखनी है, बोरोसिल लिमिटेड, माफ कीजिएगा, बोरोसिल लिमिटेड पर रखनी है आपको नजर इस खबर के दम पर। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी बड़ी खबर लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये है कि बड़ी बोरोसिल के लिए जो खबर है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बोरोसिल ने ही आवेदन दिया था DGTR में, और उन्होंने कहा था कि चाइना और UAE से जो ओपल ग्लासवेयर हम इंपोर्ट करते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, इसको जारी रखना चाहिए। मौजूदा जो ड्यूटी है वो 8 अगस्त को खत्म हो रही है, और इसी दौरान ये पूरे पिछले 1 साल के टेन्योर का जो जांच किया था DGTR ने, उस जांच में ये पाया है कि वाकई पर उस जो विशेष कीमत होती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर जारी की जाती है, उस कीमत का फायदा उठाकर डंपिंग की गई है इंडिया में। और इस जांच को सही पाते हुए DGTR ने कहा है कि अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म की जाती है तो उससे घरेलू इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में DGTR ने सिफारिश की अगर अगले 5 साल तक या फिर इस जो गैप मार्जिन है उसके पूरा होने तक ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगाई रहनी चाहिए, और उसके लिए जो दर तय की है वो भी पिछली दर से काफी ज्यादा है। जो दर है वो चाइना से जो इंपोर्ट होता है उस पर लगभग जो पूरा जो CIF वैल्यू है उसका लगभग 30% है, और जो UAE से जो इंपोर्ट हम करते हैं उस पर 4.5% के आसपास का उन्होंने CIF वैल्यू का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का डिमांड किया है सरकार से, और जल्दी इस पर वित्त मंत्रालय अपना फैसला भी ले सकता है। जी ओके, तो यह है आपके लिए बोरोसिल के लिए अच्छी खबर जो आती हुई दिख रही है, इस पर एक्शन होने की तैयारी। धन्यवाद अमरीश। एक और अच्छी खबर अमरीश के पास में है जो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।